चैप्टर नंबर 5 है मैकेनिक्स। ठीक है, इसमें हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे। फ्रिक्शन क्या है? ये अपोजिंग फोर्स होती है जो जिस्म की मोशन को स्टॉप करती है या स्टॉप करने की कोशिश करती है। स्टॉप्स और टेंड टू स्टॉप द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसमें हमारे पास टर्म्स आएंगी स्मूथ बॉडी, रफ बॉडी। अगर तो वो कहेगा कि बॉडी स्मूथ है तो यहाँ वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होगी, और अगर वो कहेगा रफ बॉडी है तो वहाँ पर फ्रिक्शन होगी। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द मोशन। गौर से सुने, अगर ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इस तरह की जो प्लेन होती है इसको इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब ये बॉडी अगर नीचे की तरफ मूव कर रही है, जैसे इसको नीचे ही मूव करना चाहिए, तो जो फ्रिक्शन होगी वो ऊपर की तरफ होगी हमेशा। यानी कि बॉडी अगर नीचे मूव कर रही है, मोशन नीचे है, तो फ्रिक्शन कहाँ लेंगे हम? ऊपर की तरफ। ये अपने गौर से समझने, फिर सवाल अच्छे से समझाएंगे। अगर ये बॉडी इस तरफ मूव कर रही है तो फिर फ्रिक्शन उस तरफ होगी। ये इंक्लाइन प्लेन है, अगर इस बॉडी को हम ऊपर की तरफ खींचेंगे तो फिर फ्रिक्शन किस तरफ होगी? इस तरफ होगी। ठीक है जी। उसके बाद फ्रिक्शन की एग्जाम है स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर एक बॉडी रेस्ट में है ना, तब उसकी जो फ्रिक्शन होगी उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन से मुराद ये है कि अगर मैंने कोई चीज़ कहीं पर रखी है, ये चीज़ यहाँ पे, मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये बुक है, इसके ऊपर ही मैंने पेंसिल रख दी है। अब मैं इधर से बुक को उठाता हूँ, उठा रहा हूँ, उठा रहा हूँ, उठा रहा हूँ। अब ये गिर नहीं रही, गिर नहीं रही, मैं उठा रहा हूँ ये। ठीक है, अब गिरने से एक ज़रा सा पहले जो लम्हा होता है ना, वो लम्हा होता है स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी कि बॉडी के मूव करने से पहले जो थोड़ा सा पहले होगा ना लम्हा, उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। उस टाइम जो फ्रिक्शन होगी। और तीसरी है डायनामिक फ्रिक्शन। अगर बॉडी मूव कर रही हो तब जो फ्रिक्शन होगी वो क्या होगी? डायनामिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज़्यादा होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, और लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होती है काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन। ठीक है जी। उसके बाद हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है। उसके लिए हम मिसाल ले लेते हैं कि ये एक सरफेस है, इसके ऊपर एक बॉडी पड़ी हुई है। अब इस बॉडी का जो वेट होगा वो नीचे की तरफ मूव करेगा, W, और उसके रिएक्शन में, ठीक है ना, जब बॉडी बैलेंस तभी होती है ना जब वो नीचे वेट उसका और ऊपर उसके ऊपर फोर्स लग रही हो। अब इस तरफ इस बॉडी ने क्या करना है? मूव करना है। इस तरफ क्या लग रही है? फोर्स लग रही है। ठीक है, तो ये समझ लें इसका रिजल्टेंट है R डैश। तो ये नॉर्मल रिएक्शन और ये रिजल्टेंट, इसके दरमियान जो एंगल होता है उसको हम कह देते हैं लैम्डा। अब ये पूरा जो है ये होता है 90, पूरा होता है 90। तो ये लैम्डा आ गया, तो ये वाला क्या आ जाएगा? 90 माइनस लैम्डा। ओके, अब ये अगर ये R है तो ये भी इसके पैरेलल ये भी R होगा। ठीक है, अब हमने इसको फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए ज़रा क्या होने लगा है। अब हमने एंगल फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का, यानी एंगल वही कोएफिशिएंट फ्रिक्शन को ही ज़ाहिर करेगा। ठीक है, अब ये देखना ज़रा, ये दो हमें दिए गए हैं। अगर हम लें साइन थीटा और फोर्स और रिजल्टेंट, इसको R डैश कर देते हैं। फोर्स और रिजल्टेंट के दरमियान एंगल है 90 माइनस लैम्डा। तो साइन थीटा बराबर क्या होते हैं? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज R डैश। अब साइन 90 माइनस अल्फ़ा जो है ये आपने 10.1 की थी फर्स्ट ईयर में, तो ये होता है कॉस लैम्डा इज इक्वल टू R ओवर R डैश। ठीक है, R ओवर R डैश। उसके बाद हम ले लेते हैं ये
फोर्स का और रिजल्टेंट का थीटा, तो वो होगा cos 90 माइनस लेमडा, तो वो क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा साइन लेमडा एफ ओवर आर डैश। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं डिवाइड कर लेते हैं, तो साइन लेमडा ओवर कॉस लेमडा इक्वल टू आ जाएगा एफ ओवर आर डैश, और इधर से आर ओवर आर डैश, आर डैश से कटेगा तो ये आ जाएगा एफ ओवर आर, एफ ओवर आर, एफ ओवर आर। तो ये साइन ओवर कॉस होता है टेन लेमडा, इधर से आ गया एफ ओवर आर। अब देखें गौर से, यहाँ जो फोर्स है, फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन, फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है इनका। तो अगर हम इसको इक्वल में कन्वर्ट करें तो कांस्टेंट लगे उसको म्यू कह लेते हैं। तो आर को अगर हम इधर लाकर डिवाइड करें तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी एफ ओवर आर, तो यहाँ हम क्या लग सकते हैं म्यू। तो लें जी ये वो एंगल है, ठीक है, इसको हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी कहते हैं। इसकी वैल्यू 0 से 1 के दरमियान में होती है, इसकी वैल्यू 0 से 1 के दरमियान में होती है। ठीक है जी, समझ आ गई, ये था एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जब आपने ये सवाल करने हैं ना तो आपने यहाँ लिखना ज़रूर है, ठीक है, कि मसलन लेट वी टेक अ बॉडी एंड इट्स वेट इज वर्टिकली डाउनवर्ड एंड द नॉर्मल रिएक्शन इज, ठीक है, आवर रिप्रेजेंटेड बाय आर, वेट इज डब्ल्यू and the resultant is represented by r dash. The force is acting on the x-axis rightward positive. The angle between reaction and the resultant is lambda, and the angle between force and the resultant angle is 90 minus alpha. तो फिर आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, ठीक है, इसको ट्राइंगल बना लें, ओ ए बी कह लें, कुछ भी कह लें, ऐसे ही आपने भाई थ्योरी ज़रूर लिखनी है। तो ये थ्योरी वगैरह आपको आपकी बुक्स से आराम से मिल जाएंगी, तो ये लाजमी लिखना है और लास्ट पर रिजल्ट भी निकालना करना है आपने।